हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का हर साल आयोजन किया जाता है। इस साल इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, रायसीना डायलॉग 2024 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। 2024 की थीम भी आपको याद रखना है, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन। यानी कि चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, कॉपरेशन, क्रिएशन। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब सवाल आता है कि रायसीना डायलॉग का आयोजन क्यों किया जाता है? तो जो विश्व की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो विश्व में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन पर बातचीत करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और उनका हल निकाला जाता है इस डायलॉग के माध्यम से। 2016 से इसका आयोजन हर साल किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सम्मेलन की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं 2024 के। तो अभी हाल ही में एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और विविधता का अमृत महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। इसके अलावा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक 2024 में नाइजीरिया में आयोजित की गई है। खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2024 भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में हुआ है, और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको हमारा PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। अगर हम ई बुक की बात करें तो इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो मराठा आरक्षण विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया गया है। तो दोस्तों, इस विधेयक के अनुसार मराठों को 50% की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि MSBCC का गठन 2017 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त MG गायकवाड़ के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सीनियर सिटीजन के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वयोश्री योजना। महाराष्ट्र के धुले जिले में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया है, यानी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है। सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। दोस्तों, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मुंबई में। ठीक है, तो इसका आयोजन हो चुका है पहले। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का कुछ समय पहले अनावरण किया था। महाराष्ट्र की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी क्या है इसकी? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं वर्तमान में रमेश बैस।
विधान परिषद है यहाँ पर, तो विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको याद रखना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है। गुगामल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन बास्केट पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। दोस्तों इस पहल के अंतर्गत दूध, हल्दी और पुदीना के जो उत्पाद हैं उनको खरीदा जाएगा और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और उनका एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये पहल शुरू की गई है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा की गई थी और अब इसकी शुरुआत चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि दोस्तों इस पहल के अंतर्गत प्रोडक्ट को खरीदा भी जाना है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाना है, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। न्यायमूर्ति रितु बेहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड में। तो ये है उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अब इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड की लोकेशन देखिएगा इंडिया के मैप में, ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल क्या है इसकी? देहरादून। चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा WHO ने। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का शुभारंभ किया गया है। यह देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है, यानी कि जहां पर कोई भी देश अपनी समस्या बता सकता है, उसका हल प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है किसने? WHO ने। दोस्तों इसकी सहमति 2023 में जब G20 का समिट हुआ था भारत की अध्यक्षता में, उसके दौरान बनी थी। बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। चलिए अब WHO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा कैप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। WHO के द्वारा पहली बार ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए 5 देशों को सम्मानित किया गया है। उसमें से पहला देश है डेनमार्क, दूसरा है लिथुआनिया, तीसरा है पोलैंड, चौथा है सऊदी अरब और 5वां देश है थाईलैंड। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसे निम्हांस बोला जाता है, तो उसको अभी हाल ही में WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का उद्घाटन किया है और ये जो टनल बनाई गई है ये ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक पार्ट है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इसी रेल लिंक के अंतर्गत एक पुल बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर।
दोस्तों ये जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है ये पेरिस के एफएल टावर से भी ऊंचा है और यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई जरूर आप याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की और इस ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर की। दोस्तों यह ब्रिज 20 साल में बनकर के तैयार हुआ है। 2003 में इसको बनाने का फैसला लिया गया था और अब 2024 में ये फाइनली बन करके तैयार हो गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 18 खंभे बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो ब्रिज बनाया गया है ये 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है वो किस लिंक परियोजना का हिस्सा है, तो वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। चलिए दोस्तों पुल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 तक डैनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज जो कि चाइना में है ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा पुल किस देश में है, तो ये चाइना में है। उस ब्रिज का क्या नाम है? डैनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 164.8 किलोमीटर की। दोस्तों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेबारी न्याहावा सिबा अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो अटल सेतु बनाया गया है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला, इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर की। और दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि असम राज्य में है और ये लोहित नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये जो अवार्ड प्रदान किए गए हैं ये मुंबई में प्रदान किए गए हैं और जो 2023 में फिल्में रिलीज हुई हैं उनके लिए ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना 2012 में की गई थी, लेकिन इस अवार्ड की ऑफिशियली घोषणा 2016 में की गई थी। दोस्तों आपको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और उससे अलग ये अवार्ड होते हैं जो कि फिल्मों को प्रदान किए जाते हैं। 2024 के प्रमुख विजेता डिस्कस करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है जवान को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी बांगा को एनिमल फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है गणना शेखर वीएस को। क्रिटिक बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विकी कौशल को सैम बहादुर फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है एटली कुमार को जवान फिल्म के लिए। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है फर्जी को। और क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है करीना कपूर खान को जाने जान के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है अनिल कपूर को एनिमल फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है डिम्पल कपाड़िया को पठान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया है बॉबी देओल को एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सालार पार्ट फर्स्ट सीज फायर को। और क्रिटिक्स बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है द रेलवे मैन को। तो ये सभी विनर आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है शाहिद कपूर को फर्जी वेब सीरीज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन को आर्या सीजन 3 के लिए। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है अनिरुद्ध रविचंद्रन को जवान फिल्म के लिए। तो ये विजेता आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये जो चैटबॉट होगा ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप चैट जीपीटी चलाते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी की तरह ही एक हनुमान नाम का चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के काम कर रही है और जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। गूगल के द्वारा गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट कुछ समय पहले लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन सयानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक रेडियो संचालक थे। तो उनका अभी हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया है मुंबई में। दोस्तों अमीन सयानी ने एक रेडियो शो को होस्ट किया था और उस रेडियो शो का नाम था गीतमाला। तो ये काफ़ी फेमस रहा है। तो उन्होंने 1952 से 1994 तक इसको होस्ट किया है। दोस्तों अमीन सयानी को प्राप्त कुछ पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से उन्हें 1991 में गोल्ड मेडल दिया गया था। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उन्हें 1992 में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2009 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था और हिंदी रत्न पुरस्कार 2007 में उन्हें दिया गया था हिंदी भवन नई दिल्ली की ओर से। तो ये उनके कुछ प्रमुख अवार्ड हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदराम यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना राज्य में अभी हाल ही में मेदराम यात्रा को शुरू किया गया है। 4 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार माना जाता है। मेदराम यात्रा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आपको याद रखना है कि इसको समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ से शुरू होता है? तो ये वारंगल जिले के तड़बई मंडल के मेदराम नामक गांव से शुरू होता है, इसलिए इसे मेदराम यात्रा भी कहा जाता है। दोस्तों यह एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक मां और बेटी समक्का और सल्लम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। इसे साल 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। दोस्तों ये जो मेदराम यात्रा त्योहार है ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख मेले डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में, हेमेस गोम्पा मेला लद्दाख में, अम्बुबाची मेला असम में, कोलायत मेला राजस्थान में, बैडेश्वर धाम मेला राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम आपको याद रखना है, बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। तो ये थीम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और साल 2000 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। दोस्तों भाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को। इसके अलावा स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, यूरोपीय भाषा दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी दिवस आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में हुआ है? असम में। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है? शुभमन गिल को। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? संभल में। करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, यह किस राज्य में है? राजस्थान में। अरुणाचल प्रदेश का 38वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को।
ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता। किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ग्रीस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख राजवंश, फाउंडर और कैपिटल डिस्कस करने वाले हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, राजधानी वैशाली थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर तमिलनाडु बताया हुआ है। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में लगता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।